रंगनाथपुर में अमरेंद्र और प्रगति नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी चंद्रिका नाम की एक बहुत ही घमंडी बेटी थी। चंद्रिका कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, तभी प्रगति चंद्रिका के कमरे में गर्म नाश्ता लाती है और देखती है कि उसका कमरा बहुत गंदा पड़ा हुआ है। ये कमरे का क्या हाल बना रखा है चंद्रिका? तुम अपने कमरे को साफ सुथरा क्यों नहीं रखती हो? कितनी भी सफाई करो तुरंत गंदा कर लेती हो। ये मेरा कमरा है, यहाँ बस मेरी मर्जी चलेगी। मैं चाहूँ तो हर महीने 25,000 फेंक कर नौकर रख सकती हूँ। इतने सारे पैसे का करना क्या है? हाँ बोलो ना माँ, तुम ये सवाल अपने पिता से खुद क्यों नहीं पूछ लेती? मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। खैर, अभी तो मैं कॉलेज जा रही हूँ और शाम में जब मैं वापस आऊंगी तो पापा से इस बारे में बात जरूर करूंगी। ठीक है मॉम? अरे नाश्ता तो करती जाओ, इसे आप ही खा लो। अब घर पर कोई कुक क्यों नहीं रख लेती हो? मुश्किल से महीने का 5,000 का खर्चा होगा। अमीर लोग कभी भी अपना काम खुद नहीं करते, हर काम के लिए नौकर रखते हैं। सोसाइटी में हमें अपना स्टेटस बना कर रखना चाहिए। आप तो एकदम हाउसवाइफ, इतने अहंकारी मत बनो। घमंड मुझ पर फपता है मॉम। ये कहकर चंद्रिका घर के बाहर चली गई, जहाँ उसके पिता अमरेंद्र उसका इंतजार कर रहे थे। बेटा, तुम्हारा घमंड, तुम्हारी सुंदरता तुम्हें लग सकती है, लेकिन बाहरी दुनिया इसे स्वीकार नहीं करेगी। तुम हमारी इकलौती बेटी हो, इसलिए हम तुमको हर काम तुम्हारी मर्जी से करने देते हैं, लेकिन बाहर का कोई तुम्हारे इतने नखरे नहीं उठाएगा। कम ऑन पापा, कोई भी मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करता। मैं चंद्रिका हूँ, अपनी मर्जी की मालिक। इस तरह से बोलकर चंद्रिका कार में बैठकर कॉलेज चली जाती है। उसी गाँव में कविता एक गरीब महिला थी जो अपनी बेटी अवनी के साथ रहती थी। वो लोगों के घर में साफ सफाई का काम किया करती थी और अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। अवनी कॉलेज के लिए तैयार होकर बाहर आती है, जहां उसकी माँ उसके लिए दोपहर का भोजन लेकर खड़ी थी। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, तुम काम की तलाश में बाहर मत निकल जाना। मैं कोई पार्ट टाइम काम करूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और कॉलेज में थोड़ा ध्यान रखो। अवनी अपना भोजन लेकर अपनी साइकिल पर कॉलेज पहुंच जाती है। तब चंद्रिका जो कॉलेज में होती है, अवनी को आते देखकर कहती है, गुड मॉर्निंग। आज भी लेट आई हो, इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ मेरे जैसी कार खरीद लो, फिर मैं भी तुम्हें अपने और दोस्तों से मिलवा पाऊंगी। इधर अवनी कॉलेज के लिए निकलती है और उधर कविता काम की तलाश शुरू कर देती है। वो इधर उधर घूमते हुए प्रगति के घर के पास पहुंचती है और प्रगति को पौधों में पानी देखते देखती है। मैडम, कृपया मुझे अपने घर पर काम के लिए रख ले, क्योंकि मेरे पास काम नहीं है। मेरी एक बेटी है और मैं एक विधवा हूँ। मुझे काम की सख्त जरूरत है। मुझे अकेले ही अपनी बेटी का ध्यान रखना है, और अगर आप कुछ काम देकर मेरी मदद करती हैं तो मैं अपना सारा काम कर दूंगी मैडम। प्रगति को कविता की ईमानदारी पसंद आई और उसने उसे अपने घर में रख लिया। जब चंद्रिका कॉलेज से घर लौटी तो वो घर पर कविता को देखकर पूछने लगी, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम यहाँ पैसे चुराने आई हो तो इधर उधर घूमना बंद करके सीधे मेरे पापा के बेडरूम में जाओ और उनके गले पर चाकू रख दो। नहीं नहीं मैडम, मैं इस घर में नई नौकरानी हूँ। छी, मुझसे दूर रहो। और ये तुमने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं कि तुम्हारे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है? भाई देखो, हम अमीर लोग चाहते हैं कि हमारे नौकर भी अमीर दिखे। मॉम! चंद्रिका की पुकार सुनकर प्रगति बाहर आई। क्या हुआ? मॉम, ये हमारी नौकरानी नहीं, कोई भिखारन लग रही है। इसे कुछ अच्छे से कपड़े दे दो ना। हमारी ऊंची क्लास है, हमारे नौकर भी अच्छे लगने चाहिए, ऐसे फटीचर नहीं। प्रगति को गुस्सा आता है, लेकिन वो चुपचाप अपनी कुछ पुरानी साड़ियां लाकर उसे देती है। लो कपड़े बदल लो। कविता जाती है और एक अच्छी सी साड़ी पहनकर आती है। उसे देखकर, ये ही ना बात, अब तुम इस घर में काम करने लायक लग रही हो। और वहां से चली जाती है। अवनी हर जगह पार्ट टाइम जॉब ढूंढती रहती है, लेकिन उसे कहीं कोई नौकरी नहीं मिलती। इतने में उसे पता चलता है कि उसकी माँ किसी के घर काम करती है, लेकिन वो माँ से कुछ नहीं कहती। एक दिन कविता बहुत बीमार पड़ जाती है और बिस्तर से उठ नहीं पाती। अवनी बेटा, आज तुम उस घर में जाओ जहाँ मैं काम करती हूँ और वहाँ काम खत्म करके आज के पैसे ले लेना। ठीक है? अच्छा माँ, तुम आराम करो, मैं कर दूंगी उस घर का काम, फिक्र ना करो। ये कहकर उसने उस घर का पता पूछा जहाँ उसकी माँ काम करती थी। ये एक बहुत बड़ा घर था और जैसे ही वो घर के अंदर जाती है वो प्रगति से मिलती है। नमस्ते मैडम, मेरा नाम अवनी है और मैं जो आपके यहाँ कविता काम करती है उनकी बेटी हूँ।
आज माँ की तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने मुझे काम करने के लिए भेजा है। तो आप मुझे बताएं। मेरा काम तो लगभग पूरा हो चुका है बेटा, तुम मेरी बेटी के कमरे में जाकर उससे पूछ लो। अगर कोई काम हमेशा अधूरा रहता है तो उसी का रहता है। अवनी इस बात पर मुस्कुरा देती है और धीरे से कमरे की ओर चल देती है। चंद्रिका अपने कमरे में अपने चेहरे के सामने किताब रखकर बिस्तर पर लेटी हुई थी। उस आवाज के लिए चंद्रिका अपने चेहरे से किताब हटाती है और अवनी को अपने सामने देखती है। अवनी ने और उसने एक दूसरे को देखा और देखकर खुश हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज मैं अपनी माँ की जगह यहाँ काम करने के लिए आई हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं काम करूंगी तुम्हारा सारा। बोलो क्या काम है? क्या तुम हमारी नौकरानी कविता की बेटी हो? ये तो बहुत अजीब बात है। उसके पास तो पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं होते। ठीक है, तो उस अलमारी में मेरे जूते रखे हैं, उन्हें पॉलिश करके तैयार कर दो। बिना एक भी शब्द कहे अवनी जाती है और अलमारी से जूते निकालकर उनकी पॉलिश करती है और चंद्रिका के पास वापस आती है उसके अगले काम के लिए। ओह, तुमने इतनी जल्दी पॉलिश कर भी दी। चलो अब ये सारा कमरा डस्टिंग कर दो। अवनी ने सारे कमरे पर नजर दौड़ाई। ये तो इतना साफ सुथरा है चंद्रिका। जो कह रही हूँ चुपचाप करो यार, तुम मेरी दोस्त नहीं हो, मैं इस घर की मालकिन हूँ। तुम्हारी औकात नहीं मुझसे दोस्ती करने की। अवनी चंद्रिका की कठोर बातों से परेशान हो जाती है और चुपचाप उसके लिए एक कप कॉफी लेकर आती है। चंद्रिका कप लेकर नीचे गिरा देती है। अब जाओ पोछा ले आओ और फर्श चमका दो। इतना घमंड चंद्रिका? हाँ, खूं घमंडी। तुम अपने काम से काम रखो। फिर चंद्रिका अपना शटल उठाकर लॉन में चली जाती है। अवनी फर्श को पोंछने के बाद चंद्रिका के पास अपने अगले काम के लिए जाती है। क्या तुम शटल खेलना जानती हो? हाँ, जानती तो हूँ, लेकिन नौकरानी हूँ, मालिक के साथ कैसे खेलूं? इस तरह की बेहुदा बातें मत करो, चुपचाप खेलो, समझी? और वे दोनों बहुत मजे से शटल खेलना शुरू करते हैं। अचानक एक सांप चंद्रिका के पास से गुजरता है। चंद्रिका अपने खेल में पूरी तरह रमी हुई थी। वो गलती से उस पर अपना पैर रख देती है और सांप उसे काट लेता है। वो नीचे गिर पड़ती है। अवनी, मेरी मदद करो, मुझे एक सांप ने काट लिया है। तुम चिंता मत करो चंद्रिका, घबराओ मत। ये कहकर वो घर के बाहर दौड़ती है और चंद्रिका को अस्पताल ले जाने के लिए एक ऑटो लाती है। अस्पताल में डॉक्टर जांच करता है और आवश्यक दवा देता है। वे दोनों वापस घर आ जाती हैं। सॉरी अवनी, मैंने तुमसे बहुत रूखे तरीके से बात की, तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। आज तुम न होती तो मैं मर जाती। तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो चंद्रिका, और मैंने सिर्फ एक दोस्त होने का फर्ज निभाया है। इस घटना के बाद से चंद्रिका पूरी तरह से बदल गई। ये देवदीपल्ली गांव है और ये है धर्मैया का घर। एक समय था जब उसके दानी स्वभाव की वजह से ये घर एक हरे पेड़ की तरह रंगीन था और हमेशा आगंतुकों के शोर से गूंजता रहता था। अब क्योंकि परिवार का मुखिया मर गया है, उसके बिना ये घर एक सूखे पेड़ की तरह हो गया है। इसका कारण धर्मैया की दूसरी पत्नी और रक्षा की सौतेली माँ रंगम्मा है। रंगम्मा की अपनी बेटी का नाम रागिनी है। अरे सौतेली बेटी, चाय लाने में तुमको कितना समय लगेगा? हाँ, ये कहते हुए रंगम्मा रसोई में आई। चूल्हे पर चाय उबल रही थी। रक्षा डर से कहती है, तुम जाओ माँ, जैसे ही चाय उबलेगी मैं ले आऊंगी। तुमने मेरे कहे को महत्व नहीं दिया ना? तुम क्यों दोगी महत्व? हम तुमको दिन में 3 बार खाना जो देते हैं, इस वजह से तुम्हारा घमंड बढ़ता ही जा रहा है। उन शब्दों के साथ रक्षा और अधिक डर गई। मैं वो सब कुछ कर रही हूँ जो आप कह रही हैं माँ। जैसा मैंने कहा तुमने किया है? मैं कर रही हूँ माँ। यदि तुम 2 मिनट में नहीं तैयार करती हो चाय, तो क्या हम तुमको 50 कोड़े लगाएं? उन शब्दों को सुनकर रक्षा कांप गई। वो एक सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। हालांकि उसने गलती नहीं की थी, लेकिन अगर वो स्वीकार कर लेती है कि उसी की गलती है, तो कम से कम कुछ पिटाई तो कम हो जाएगी। उसे ये बेहतर लगा। ये उसकी अपनी माँ नहीं है, ये उसकी सौतेली माँ है। स्नेह के साथ फिर से नहीं दोहराने की चेतावनी की उम्मीद रखना बेकार था। वो किसी न किसी तरह से रक्षा को सजा देने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। इसीलिए
रक्षा बोली, हे भगवान नहीं माँ, मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की है। तो फिर तो तुमको अपनी गलती के लिए दंड मिलना चाहिए। हाँ माँ, गलती कोई भी करे, तुम सिर्फ मुझे ही क्यों मारती हो माँ? रक्षा ये कहते हुए रो रही थी। बिना कुछ बोले रंगम्मा हॉल में रक्षा को ले आती है। बेटी रागिनी, रक्षा इस बात से सहमत है कि उसने गलती की है। उसने ये भी कहा कि उसे उसके लिए सजा भी मिलेगी, तो हमें इसकी इच्छा को पूरा करना चाहिए, है ना? रागिनी एक मुस्कान के साथ हॉल के अंदर आई और अपने साथ एक कोड़ा लेकर आई। रक्षा डरी हुई थी और रो रही थी। रंगम्मा और रागिनी दोनों माँ और बेटी हंस रही थी और रक्षा के गोल गोल घूम रही थी। नहीं माँ, मुझे मत मारो, मुझसे सहानुभूति दिखाओ, मुझे मत मारो। जैसे कि रक्षा उनसे विनती कर रही थी, सौतेली माँ और सौतेली बहन दोनों ने उसके आसपास घूमना बंद कर दिया। एक के बाद एक कोड़े मारे और रक्षा को खूब पीटा। उस पिटाई को सहन करने में असमर्थ होने के कारण रक्षा बेहोश हो गई। उसके घाव लाल हो गए थे। तब रंगम्मा और रागिनी खुश हुई। दोनों वहां से रसोई में चली गई। देखो बिटिया, क्या उस बर्तन में पानी है? उसने पूछा तो रागिनी ने उस बर्तन में देखा। उस बर्तन में पानी भरा था। हाँ माँ। फिर उस पानी में मिर्ची पाउडर मिला दो। ठीक है माँ। बिना कुछ बोले रागिनी ने उस बर्तन में मिर्ची पाउडर मिला दिया और अपने सिर पर बर्तन उठा लिया। रागिनी उस बर्तन को लेकर हॉल में आती है। रागिनी के साथ रंगम्मा भी आती है। अब इस पर ये पानी डालो। उसकी बात को सुनकर पानी से भरा घड़ा उसने रक्षा पर डाला, जो बेहोश हो गई थी। उस मिर्ची के पानी के डलने से जलन के मारे रक्षा इधर उधर भागने लगती है। ये देखकर सौतेली माँ और सौतेली बहन दोनों उस पर हंसती हैं। वो बहुत देर तक ऐसे ही छटपटाती रही, लेकिन उसकी जलन कम नहीं हुई। भगवान, ये सारी तकलीफें मेरे लिए ही क्यों है? मुझे भी अपने पास ही बुला लो। कम से कम मैं अपने माता पिता के साथ आ रहूंगी, मैं उनके साथ खेलूंगी। मुझे बुला लो। अचानक रंगम्मा ने रक्षा को रोका, जो दौड़ रही थी। माँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ माँ, मुझे इस जलन को कम करने के लिए दवा दे दीजिए। तुम्हें और गिड़गिड़ाना होगा। तुमको देखकर हमें तुमसे सहानुभूति होनी चाहिए ना, तभी हम तुमको दवा देंगे। क्यों तुम दोनों मुझे इस तरह से सता रही हो? एक बार में ही मुझे मार दो ना, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। क्यों? एक बार मरने से क्या तुम अपने माँ बाप के पास फुर्र हो जाना चाहती हो, जो पहले ही मर चुके हैं? मुझे नहीं पता कि मैं उनसे मिल सकूंगी या नहीं, लेकिन मुझे तुम दोनों डायनों के अत्याचारों से राहत मिल जाएगी। क्या तुमने हमें डायन कहा? अब देखो। गुस्से में रागम्मा और रागिनी ने रक्षा को घर में एक खंबे से बांध दिया। मैं आप दोनों से प्रार्थना करती हूँ, डायन कहना बहुत गलत था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं इस जलन को सहन नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज मुझे दवा लगा दो। उस तरह जबकि वो बहुत रोती है, ये देखकर वे दोनों बेडरूम में जाते हैं। 1 घंटे के बाद रागम्मा और रागिनी अपने हाथों में कागजात लेकर आती हैं। वे दोनों रक्षा के पास आती हैं। रक्षा रोती हुई कहती है, बोलो रक्षा, कैसा लगा हमारा डायनो का अत्याचार? ये काफी है या तुमको और चाहिए? काफी है माँ, बस मुझे छोड़ दो। मेरा पूरा शरीर जल रहा है, जाकर पानी की टंकी में कूद जाऊंगी। मुझे छोड़ दो। तुम कूद जाना, लेकिन पहले इन कागजात पर साइन करो, उसके बाद
फिर सीधे तुम अपने माता पिता के पास जा सकती हो। बोलो, करोगी साइन या नहीं? अगर आपने मुझसे पहले ही पूछ लिया होता तो मैं पहले ही साइन कर देती और यहाँ से चली जाती। इसका मतलब है कि तुम साइन करने को तैयार हो? पता भी है ये कागजात कौन से हैं? अच्छी तरह पता है। इन कागजों की खातिर तुम दोनों ने पिताजी का गला घोटकर उन्हें कमरे में मार दिया था। उन शब्दों को सुनकर रंगम्मा और रागिनी चौंक जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखती हैं। वे रक्षा से पूछती हैं, तुम कैसे जानती हो? मैंने इसे खिड़की से देखा था माँ। तुमने किसी को बताया तो नहीं ना? मैंने नहीं बताया। मैं बताती तब भी कौन मुझ पर विश्वास करता। एक समय तुम इस घर में एक नौकरानी थी और मुझे मैडम कहकर बुलाती थी। मेरे पिता पर पता नहीं क्या जादू टोना किया, उनसे शादी कर ली और मेरी सौतेली माँ बन गई। उन्हें फिर से झटका लगता है। रक्षा कहती है कि वो वॉशरूम जाना चाहती है और वहां से भाग जाती है। माँ, वो बच रही है। क्या होगा अगर किसी को बता दिया बाहर? हम भी देखते हैं वो बचकर कहां जाती है। इससे पहले कि वो किसी को बताए, मैं मार डालूंगी उसे। तुम जाओ और मेरा फोन ले आओ। बिना कुछ बोले रागिनी बेडरूम से हॉल में आती है। उसके हाथ में रंगम्मा का फोन है। जब वो रंगम्मा को देने लगती है, इस मोबाइल में कटराज एक नाम है, उसे फोन लगाओ और मुझे दो, मैं उससे बात करूंगी। रागिनी उस मोबाइल से कटराज को कॉल लगाती है। कटराज ने दूसरी तरफ कॉल उठाया। बताओ दीदी, किसकी हत्या करनी है? अरे कटराज, क्या हाल है? मैं फोटो भेज रही हूँ, मार डालो उसे और लाश को घर ले आना। लाश को घर? अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। उस लड़की को मार डालो और लाश ले आओ। ठीक है दीदी। वो कॉल काट देता है। रंगम्मा ने रक्षा की फोटो भेजी। कटराज उस तस्वीर को देखता है। अरे, ये धर्मैया की पहली पत्नी की लड़की है। उस लड़की को मारने के लिए क्यों कह रही है? वाकई चाहती है या गलती से भेज दी? उसने ऐसा सोचा। मुझे जानने की क्या जरूरत है? कोई भी हो, मुझे तो पैसा चाहिए। मैं मारूंगा और पैसे लूंगा। उसने ऐसा सोचा और कार में बैठ गया। रक्षा, जो घर से भाग गई थी, सड़क पर इधर उधर देख रही थी। उसके लिए सारे रास्ते अनजाने थे। अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बाहर तो आ गई हूँ, वो सोच रही थी और सड़क पार करने लगी। कटराज रक्षा को ढूंढते हुए जा रहा था। उसने रक्षा को देखा जो सड़क पार कर रही थी। उसने तेजी से जाकर उसे टक्कर मार दी। रक्षा नीचे गिर पड़ी। उसका सिर जख्मी हो गया था और खून बह रहा था। कटराज ने कार को रोका और बाहर आया। अरे बेचारी, मेरी कार से टक्कर खा गई, हॉस्पिटल ले जाता हूँ। और रक्षा को लेकर अपनी कार में वहां से चला गया।